नमस्कार दोस्तों। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस करती है वो हमारे लिए बहुत सारे एडवांटेजेस लेके आती है, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी नई परेशानियां भी ले आती है। ऐसी एक परेशानी के बारे में हम आज बात करेंगे जिसका नाम है टेक्स्टर्स थंब, गेमकीपर्स थंब या मदर्स थंब। इसको मेडिकल भाषा में डिक्वर्वेन स्टेनोसाइनोवाइटिस भी बोलते हैं। इस कंडीशन में थंब के बेस में इस हिस्से में दर्द होता है और बहुत बार लोगों को सही जानकारी के अभाव में उन्हें यह भी नहीं पता होता कि यह दर्द क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इंटरनेशनल पेन सेंटर में दिल्ली में काम करता हूँ और जरूरी है कि आप हमसे जुड़े रहे वीडियो के अंत तक और रेगुलरली वैसे भी, ताकि जो भी हम नए नए वीडियोस बनाते रहे वो आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये टेक्स्टर्स थंब, गेमकीपर्स थंब, मदर्स थंब, ये भला है क्या? मेडिकल भाषा में बोलते हैं डिक्वर्वेन स्टेनोसाइनोवाइटिस। डिक्वर्वेन एक आदमी का नाम है जिसने सबसे पहले ये कंडीशन की खोज करी थी। टीनोसाइनोवाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, टीनो मतलब टेंडन, साइनो मतलब उसकी कवरिंग, साइनोवियल कवरिंग। आसान भाषा में बोलूँ तो थंब के जो दो टेंडन होते हैं उनके अंदर अगर प्रॉब्लम हो, उनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो या उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसके वजह से जो दर्द आता है उसको हम ये डिक्वर्वेन स्टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं। अब गेमकीपर्स थंब क्यों? क्योंकि बहुत सारे गेमकीपर्स बार बार ऐसे करते रहते हैं तो उनमें इरिटेशन जल्दी होती है। टेक्स्टर्स थंब क्यों? ये तो आसान है, आप समझ ही गए होंगे क्यों। अब सवाल ये उठता है कि मदर्स थंब क्यों? मदर्स थंब इसलिए क्योंकि बहुत सारी यंग मदर्स जब बच्चे को उठाना शुरू करती हैं तो उनकी बाजू ओवरलोड होती है, ये टेंडन्स ओवरलोड होते हैं और सही तरीके से बच्चे को ना उठाने की वजह से और साथ में और भी कारण, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी में फ्लूइड शिफ्ट होना, उन सबको मिला जुला करके ये प्रॉब्लम होने की संभावना उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ये टेंडन क्या भला है? अब हमारे शरीर में होती है मांसपेशियां। चलो और आसान करते हैं। मैं ये उंगली हिला रहा हूँ, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ हिला रहा हूँ या ये हिला रहा हूँ और यहाँ पे भी चीजें हिल रही हैं, ये हो रहा क्या है? मोटे तौर पे हमारी जो मांसपेशियां हैं वो जुड़ती हैं हड्डियों से और पूरी की पूरी मांसपेशी तो जुड़ेगी नहीं, तो मांसपेशी हड्डी से जुड़ते समय बना देती है उससे पहले एक टेंडन। टेंडन को आप एक रस्सी की तरह समझ सकते हैं। तो एक मांसपेशी है, उससे एक रस्सी निकली, वो जाके हड्डी से जुड़ गई और इस रस्सी के ऊपर जो कवरिंग है उसे हम साइनोवियम बोलते हैं। तो अब अगर प्रॉब्लम है इस रस्सी के अंदर या उसकी जो कवरिंग है उसके ऊपर या जिस रास्ते से वो जा रही है उस टनल के अंदर, इन तीनों कारणों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोटे तौर पे थंब के बेस में रिस्ट के साइड से होते हुए यहाँ पे दो टेंडन जा रहे हैं जो थंब की मूवमेंट में हमारी मदद कर रहे हैं। अगर उस टेंडन में प्रॉब्लम आ जाए, उसकी कवरिंग में प्रॉब्लम आ जाए या जिस टनल में से वो जा रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो इन सब कंडीशंस में ये दर्द करते हैं और वो दर्द होता है इस जगह पे। अब सवाल ये उठता है कि ये किसी में भी ये प्रॉब्लम आए क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कारण है रिपीटेटिव ओवरलोडिंग, जैसे मैं बार बार टेक्स्ट कर रहा हूँ। उसका कारण है अनकस्टम स्ट्रेनिंग, यानी कि मैं वो काम कर रहा हूँ जिसकी मेरे शरीर को आदत नहीं है। उसका कारण है फेयर एंड टेयर, यानी कि उम्र के साथ जो घिसाव आता है वो। और कई बार और कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि कोई खास तरह का आर्थराइटिस जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आ रहा है या कोई चोट लगी हो, या जैसे कि हमने प्रेगनेंसी की बात करी, उसके बाद हार्मोनल फ्लूइड चेंजेस अलोंग विद द अदर थिंग्स, ये सब चीजें मिला जुला करके बन जाते हैं कारण इस हिस्से में दर्द आने का। तो कारण समझ में आ गए। अब सिम्टम्स क्या है, यानी कि ये पता कैसे चलेगा, ये है सबसे पहली चीज तो यहाँ पे दर्द, उसके अलावा यहाँ पे सूजन, उसके अलावा कभी कभी लगता है जैसे कुछ चिपक रहा है या अटक रहा है यहाँ पे जब भी हम कोई काम करते हैं। किस तरह का काम? जिस भी काम में ये लोडिंग हो, यानी कि कोई चीज को उठाना, जैसे कोई पैन को उठाना, किसी जार को खोलना, किसी बॉटल को खोलना, किसी बच्चे को उठाना, जिस भी काम में थम्स का मूवमेंट होगा और इस जगह में एक्स्ट्रा स्ट्रेन आएगा, उन सब चीजों से ये दर्द के सिम्टम जो है वो प्रोवोक होते हैं और हमारी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है, जो काम है, उसमें ये धीरे धीरे करके बाधा डालने लगते हैं। ज्यादातर ये प्रॉब्लम 30 से 50 साल की उम्र के बीच में आती है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं, जैसे कि म्यूजिशियंस, जैसे कि गोल्फर्स, जैसे कि यंग मदर्स की तो हमने बात कर ही ली, जैसे कि टाइपिस्ट, जैसे कि वीडियो गेम प्लेयर्स, जैसे कि माउंटेन बाइकर्स। इन सब लोगों में ये प्रॉब्लम होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। चलो अब हमने कारण समझ लिए, सिम्टम समझ लिए, तो इसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा? ज़्यादातर केसेस में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही डॉक्टर आपका डायग्नोसिस बना लेते हैं। हाँ, इसके लिए अगर आप कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहें तो मैं एक आराम से आपको एक सिंपल टेस्ट बताता हूँ। एक मुट्ठी बनाएंगे और अपने अंगूठे को मुट्ठी के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है? और ऐसा करने के बाद अगर आप अपनी पूरी रिस्ट को छोटी उंगली की तरफ नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अगर उससे यहाँ पे दर्द होता है
तो ये टेस्ट पॉजिटिव हुआ, मतलब कि ये कंडीशन होने की आपको संभावना हो सकती है। इस टेस्ट का नाम मेडिकल भाषा में फिंकनस्टीन्स मैन्यूवर है। आसान टेस्ट, एक बार दोबारा, ये मुट्ठी बनाई और इसको ऐसे करा नीचे की तरफ, यहाँ पे दर्द आएगा, खिंचाव आएगा। और अगर कुछ डाउट रहता है तो हम इसके लिए एक अच्छा जो विकल्प रहता है वो रहता है अल्ट्रासाउंड स्कैन का। अल्ट्रासाउंड स्कैन से हम हिस्से को अच्छे से देखते हैं टेंडन की क्या हालत है, उसकी शीथ कैसी है, क्या उसमें वेयर एंड टेयर यानी कि घिसाव हो रहा है, क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा सूजन यानी कि एक्स्ट्रा पानी है, क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो है। इन सब चीज़ों को देख करके हम डायग्नोसिस बना पाते हैं। और बहुत बार दिखता है कि ये टेंडन जैसा होना चाहिए उससे हट के हैं, यानी कि इसके अलग अलग सेप्टा बने हुए हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वहाँ पे कंपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग। तो इन सब चीज़ों से हम डायग्नोसिस बना पाते हैं। और टेस्ट जैसे कि एक्सरे या एमआरआई, ज़्यादातर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको हम तभी यूज़ करते हैं जब कोई और चीज़ का हमें अंदेशा हो या अल्ट्रासाउंड करने के बाद भी क्लियर डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में हम ये वाले टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं सबसे अहम भाग पे कि करना क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कि आपके ये प्रॉब्लम कब से चल रही है, उसका कारण क्या है, किस हद तक ये बड़ी हुई है जिसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है रोज़मर्रा के काम में, वो कितनी है, पहले आपने क्या ट्रीटमेंट कराई और उससे क्या आराम मिला। इन सब चीज़ों का आंकलन करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। चलो मान लेते हैं ये अभी अभी शुरू हुई नई बात है, अभी अभी दर्द आना शुरू हुआ है। अगर ऐसा है तो 1-2 हफ्ते के लिए हम कंजर्वेटिव मेजर्स या होम मेजर्स करके देखते हैं कि अगर उसी से आपको आराम आ जाए। इसमें क्या इंक्लूड होगा? इसमें ये इंक्लूड होता कि जो चीज़ें आपका दर्द प्रोवोक कर रही हैं, चाहे वो बच्चे को उठाना हो या वो कोई टाइपिंग वाली एक्टिविटी हो, उनको हम अवॉइड करें। उसके अलावा हम गर्म ठंडे का सेक कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग ठंडे का सेक करते हैं इसमें। उसके अलावा हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, अगर कोई और कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि कोई और रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप ये नहीं ले सकते, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक स्प्लिंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम थंब स्पाइका स्प्लिंट या ब्रेस बोलते हैं। ऐसा करके अगर हम थंब के टेंडन्स को रेस्ट देंगे कुछ हफ्तों के लिए तो उससे भी आराम आ सकता है। अब मान लेते हैं कि ये सब हमने करा, सब कुछ अवॉइड करा, लेकिन फिर भी दर्द नहीं जा रहा है और ऐसा करते हुए हमें 2-3 हफ्ते हो गए, तो उसके बाद क्या विकल्प रहता है? तो रिसर्च हमें ये बताती है कि जो सबसे अच्छा इसके लिए विकल्प है इस बीमारी के लिए, वो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन। और इंजेक्शन के साथ अगर हम इंजेक्शन के बाद 3 से 4 हफ्ते के लिए इसको कम मोबिलिटी पे या इमोबिलाइज करके रखेंगे स्प्लिंट या स्पाइका के साथ में, और साथ ही साथ उसके बाद फिजियोथेरेपी करेंगे, तो बेस्ट रिजल्ट निकलते हैं। रिसर्च हमें ये भी बताती है कि 90% के अराउंड लोग 1 या 2 इंजेक्शन के बाद काफ़ी फंक्शनल इंप्रूव हो जाते हैं और नियर नॉर्मल या काफ़ी इंप्रूवमेंट की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये जो हम दवाई डालते हैं इसमें ज़्यादातर इंजेक्शन में हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं और रिलीफ में मदद करते हैं। और रिसर्च हमें एक और चीज़ जो बताती है ज़रूरी, कि ये इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड से देखते हुए किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उस टनल में कंपार्टमेंट बने होते हैं और सही जगह पे दवाई को पहुंचाने के लिए अल्ट्रासाउंड से देख के उसको डालना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च हमें ना सिर्फ ये बताती है कि अल्ट्रासाउंड से किए गए इंजेक्शंस बेटर करते हैं रिजल्ट्स के मामले में, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क या प्रॉब्लम होने का चांस भी कम होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसे इंजेक्शंस को अगर अंदाजे से किया जाए तो वो सही जगह पे गए या नहीं गए वो तो एक मसला है ही, उसके अलावा स्किन की कलर में चेंज आना या अदर साइड इफेक्ट्स जो हैं वो अनगाइडेड यानी कि बिना अल्ट्रासाउंड के किए गए इंजेक्शंस में ज़्यादा देखे जाते हैं। और इन सब रिसर्च एविडेंसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप चाहें तो उसको आराम से देख सकते हैं। अगर 1 या 2 बार करने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो इंजेक्शन में एक और विकल्प होता है PRP का, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपका खून निकालते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें से हीलिंग वाले सेल्स निकालते हैं और उसको अल्ट्रासाउंड से देखते हुए वहाँ डालते हैं जहाँ प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इससे भी इम्प्रूव होते हैं और इसका जो एविडेंस है वो बिल्ड हो रहा है, यानी कि और स्ट्रॉन्गर डे बाय डे जैसे जैसे स्टडीज़ आ रही हैं कि इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लें कि इन सब विकल्पों से आपको आराम नहीं आ रहा है तो एक और विकल्प जो रहता है वो सर्जरी का रहता है। सर्जरी का नाम है डॉर्सल कंपार्टमेंट रिलीज। उसमें जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, यानी कि जहाँ से ये टनल में से ये जो 2 टेंडन्स हैं वो निकल रहे हैं थंब के, उनके ऊपर जो भी दबाव, प्रेशर, टाइटनेस है उसको रिलीज करना इस सर्जरी का मकसद रहता है और इसके बाद रीअकरेंस के चांसेस मिनिमल रहते हैं। तो हालांकि इस विकल्प को हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन जब करनी पड़े तो ये एक अच्छा विकल्प है।
तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस दर्द से परेशान हैं, यानी कि थंब के नीचे बेस पे रिस्ट के कोने में अगर यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, या आप किसी और ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस बात से परेशान है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मोटे तौर पे अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आप रेस्ट कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज यूज कर सकते हैं, और अगर सिंपल मेजर से आराम नहीं आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड की मदद से इंजेक्शंस किए जा सकते हैं, और इन चीज़ों से आपको आराम मिलने की काफ़ी संभावना है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड ऐसी एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। हम रेगुलरली आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।